हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ई टेक इंजीनियरिंग। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन में, जिसका नाम है साइड की डिस्टेंस। साइड की डिस्टेंस क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है हाईवे डिजाइन में? देखिए, इसमें क्या होता है, साइड की डिस्टेंस इसका लेंथ ऑफ रोड विजिबल अहेड ऑफ द ड्राइवर एट एनी इंस्टेंस। जैसे कि कोई भी व्हीकल हाईवे पर रोड पर मूव कर रहा है तो उसके आगे जो भी उसको रोड विजिबल होगी उसको बोलेंगे साइड की डिस्टेंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो भी साइड की डिस्टेंस में कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं ड्यू टू हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट एट हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व। ठीक है, जैसे कि ये कोई हॉरिजॉन्टल कर्व है और एक व्हीकल इस डायरेक्शन से आ रहा है, एक व्हीकल इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये उसकी साइड की डिस्टेंस है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट आने की वजह से ये क्या हो रही है, साइड तो उसकी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर साइड की डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जो कि हाईवे पर प्रोवाइड की जाती है और ये सेंटर में प्रोवाइड की जाती है ये हॉरिजॉन्टल कर्व में इस तरह से। ऐसे ही ये वर्टिकल समिट कर्व में भी, ये वर्टिकल समिट कर्व है, तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट होने की वजह से इस व्हीकल के बारे में नहीं पता चल रहा है कि इधर से कोई भी व्हीकल आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए एक प्रॉपर साइड की डिस्टेंस प्रोवाइड करके हैं ताकि वो एक दूसरे को देख सके। ऐसे इंटरसेक्शन पे भी ये साइड की डिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है इस ऑब्जेक्ट के कारण। इस कारण इसलिए बीच में सेंटर में इसमें साइड की डिस्टेंस प्रोवाइड करके हैं। ठीक है, ये साइड की डिस्टेंस से ये 3 टाइप की होती हैं, स्टॉपिंग और एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। इनके अल्टरनेट नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभी। सेफ ओवरटेकिंग और पासिंग साइड की डिस्टेंस, क्योंकि ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरटेक करके पास कर जाएगा वो व्हीकल, स्टॉप तो नहीं कर रहेगा, कि इसलिए इसको पासिंग साइड की डिस्टेंस भी बोलते हैं। फिर सेफ साइड की डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू अनकंट्रोल इंटरसेक्शन। कोई भी अनकंट्रोल इंटरसेक्शन हो तो उसमें ये सेफली मूव कर पाए हमारा व्हीकल और दूसरे व्हीकल से कोलाइड भी नहीं करे। तो ये जो साइड की डिस्टेंस है ये इसलिए क्यों, जिससे कि वो सेफली स्टॉप कर पाए, सेफली ओवरटेक कर पाए और सेफली इंटरसेक्शन पर भी मूव कर पाए। इनके अलावा 2 और साइड की डिस्टेंस भी होते हैं, इंटरमीडिएट साइड की डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस। कभी कभी क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करके हैं, जो कि कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, क्योंकि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमें प्रोवाइड करनी होती है और कभी कभी इतनी ज़्यादा लेंथ अवेलेबल नहीं हो पाती, तो एटलीस्ट इतनी तो हम प्रोवाइड कर ही सकते हैं। फिर हेडलाइट साइड की डिस्टेंस है, ये हेडलाइट साइड की डिस्टेंस कभी कभी क्या होता है, नाइट टाइम में जब हेडलाइट की ग्लेयर हो जाके बढ़ जाती हैं तो एकदम सामने से आकर हुआ व्हीकल से शिफ्टिंग नहीं हो पाती, तो उसके लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस प्रोवाइड करके हैं जिसको बोलते हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस। और ये वैली कर्व का जो असेंडिंग स्ट्रेच है वहाँ पर भी ये प्रोवाइड करके हैं, क्योंकि ये इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज में हो गया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी हेडलाइट साइड डिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे। अब हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है ये। इस सबसे पहले है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी कि वो साइड की डिस्टेंस है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने व्हीकल को जो भी है डिज़ाइन स्पीड पर मूव कर रहा है उसको सेफली स्टॉप कर सकते हैं। तो इसको हमें स्टॉप करना आएगा, तो इसलिए इसको नॉन पासिंग साइड की डिस्टेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी को पास नहीं कर रहे हैं, ओवरटेक नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। और फिर साइड की डिस्टेंस है, ये डिपेंड करेगी फीचर ऑफ द रोड अहेड कि किस तरह की रोड है, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर्व है या फिर वर्टिकल कर्व है, उसका ग्रेडियंट क्या है, ये सब चीज़ें तो रोड के फीचर पर। फिर हाइट ऑफ ड्राइवर आई अबव रोड सरफेस, कि जो ड्राइवर की आई है वो कितना ऊपर है। फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव रोड सरफेस। तो IRC ने ये रिकमेंड किया है कि जो ड्राइवर की आई है सेफ प्रोटेक्शन के लिए ये 1.2 मीटर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये 0.5 मीटर अबव रोड सरफेस। उसके बाद ये जो है
फिर हम बात करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है जिससे व्हीकल को हम सेफली स्टॉप करके, ये डिपेंड करके है टोटल रिएक्शन टाइम पर, कि हम कितनी देर में हम सोच पा रहे हैं कि हमें फाइनली स्टॉप करना है अपने व्हीकल को, फिर स्पीड ऑफ द व्हीकल, फिर एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक कि हमारे ब्रेक कितने ज़्यादा एफिशिएंट है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड एंड टायर, फ्रिक्शन पर भी डिपेंड करके है। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस होती है तो उसमें क्या है, हमें कुछ समय पहले ही ब्रेक लगा के नहीं होते हैं जिससे कि वो ईजली, क्योंकि स्मूथनेस के कारण कभी कभी स्लिप हो जाती है हमारा व्हीकल, तो उसके कारण हम पहले ही अप्लाई करके गए हैं। और ग्रेडियंट ऑफ द रोड, अगर कोई भी ग्रेडियंट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिपर हो गया है तो ऑटोमेटिकली उस पर स्लाइड कर जाता है। अब टोटल इरेक्शन टाइम, टोटल इरेक्शन टाइम यानी कि वो टाइम जैसे ही हम व्हीकल को, ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि सामने से कोई भी व्हीकल आ रहा है, टू द इंस्टेंट ऑफ द ब्रेक आर एफिशिएंटली अप्लाइड, यानी कि विजिबिलिटी से लेकर ब्रेक के अप्लाई के बीच के टाइम को हम बोलते हैं टोटल इरेक्शन टाइम। और इसमें इसको 2 पार्ट में हम में ब्रेक कर सकते हैं। हम परसेप्शन टाइम कि परसीव किया हमने ऑब्जेक्ट को, सामने से कोई आ रहा है, और ब्रेक रिएक्शन टाइम, और उसको देख के हमने ब्रेक अप्लाई कर दिए। ये जो है रिएक्शन टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पीव थ्योरी, PIEV, जिसमें P स्टैंड फॉर परसेप्शन, I फॉर इंटेलेक्शन, E फॉर इमोशन और V फॉर वायलेशन। देखिए उसके लिए एक फिगर, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा ब्रेन है। तो जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि सामने से कोई भी व्हीकल आ रहा है, तो हमारा जो ब्रेन, जो भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उससे डिफरेंट स्टिमुलाई हमारे ब्रेन के पास से ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि डिफरेंट सिग्नल्स जाएंगे कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है। तो परसेप्शन टाइम, इसके टाइम जो भी हमें, वो टाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है ऑब्जेक्ट को परसीव करने में कि क्या सिचुएशन है। और फिर इंटेलेक्शन टाइम, ये वो टाइम है जो कि उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके है। इसमें कंपेयर किया जाता है, डिफरेंट थॉट को रिग्रुप किया जाता है और रजिस्टर न्यू सेंसेशन कि इस सब चीज़ों को इंटेलेक्शन के थ्रू समझा जाता है कि क्या हो रहा है, कि कैसे वो पास होएगा, हमारे आसपास जाएगा, हमारे फिर डायरेक्ट टकराने वाला है, क्या करने वाला है। और इमोशन टाइम, इमोशन में क्या होता है, इसमें हमें इमोशन कि अगर वो हमारे फिर टकरा गया तो क्या है कि हमें चोट लग जाए या सामने वाले को चोट लग जाए। तो इसमें एक फियर रहता है, एंगर रहता है, और कुछ इमोशनल फीलिंग भी होती है कि कुछ सुपरफिकेशन होता है कि अगर हमने उसको टकरा दिया तो हो सके उसका एक्सीडेंट हो जाए, कितना बड़ा हो जाए। तो ये सब चीज़ें का एक फियर रहता है। फिर वायलेशन टाइम, वायलेशन टाइम इज टाइम टेकिंग फॉर के फाइनल एक्शन, जो भी हमें फाइनल एक्शन कि हाँ अब हमें क्या है, ब्रेक अप्लाई करना चाहिए। ये जो टोटल इरेक्शन टाइम है, ये ड्राइवर टू ड्राइवर वेरी करता है। ये 0.5 सेकेंड हो गया है सिंपल सिचुएशन में, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ये 3 to 4 सेकेंड भी हो गया है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जैसे कि हो सकता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, या फिर कुछ नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, या फिर ड्राइवर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी कंडीशन के बेसिस पर वो उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है, तो इनके कारण ये ज़्यादा भी हो सकता है। सिंपली ये 0.5 सेकेंड होता है। और फिर स्पीड ऑफ द व्हीकल, ये जो स्टॉपिंग साइड की डिस्टेंस है वो स्पीड ऑफ द व्हीकल पर भी डिपेंड करती है। अगर हमारा स्पीड व्हीकल की बहुत ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, जल्दी से हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, और फिर हमें सेकेंडली ये ब्रेक अप्लाई करने होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करके हैं। फिर एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक, अगर ब्रेक की एफिशिएंसी 100% होगी तो फिर ब्रेक क्या होंगे, फुली लॉक हो जाएंगे। लॉक हो जाएंगे यानी कि उनका जो सर्कमफेरेंशियल मोमेंट है वो सेकेंडली रुक जाएगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो जब सर्कमफेरेंशियल मोमेंट से ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट हो तो वो हम उसको बोलते हैं स्किडिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, स्किडिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स है वो कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है।
और फिर जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, IRC के द्वारा ही ये रिकमेंड किया गया है लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन को रोकने के लिए। इसकी वैल्यू 0.35 से 0.4 रखी गई है, डिपेंड करके ऑन द स्पीड, जो भी व्हीकल की स्पीड के बेसिस पर। फिर स्टॉपिंग फायर डिस्टेंस, देखिए स्टॉपिंग फायर डिस्टेंस का एक फिगर, जैसे कि कोई भी व्हीकल है इस तरह से और सामने से कोई व्हीकल इस तरह से आ रहा है, तो इसमें हेड ऑन कोलिजन से बचने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ ना कुछ वो टाइम सोचने में लगेगा, तो उसके लिए जब वो सोचने में लग रहा है तो कुछ ना कुछ एक नहीं वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसको बोलते हैं लैग डिस्टेंस। उसके बाद वो फाइनली जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो ब्रेक में इस प्रोसेस के दौरान वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, और इन दोनों को कंबाइनली बोलते हैं स्टॉपिंग फायर डिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं जैसे कि हमने फिफ्थ थ्योरी में रिएक्शन टाइम कैलकुलेट किया था, तो वो टाइम 30 सेकेंड है और व्हीकल की स्पीड v है, तो ये कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, लैग, तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे लैग डिस्टेंस, और ये हो जाएगा डिस्टेंस क्या होती है v इंटू टी, और तो ये वाले एक नहीं होगी। अगर हम इसको कन्वर्ट करें, देखो लेग डिस्टेंस को अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड इसमें कन्वर्ट करें, हमारी जो स्पीड है पहले तो किलोमीटर पर आवर में होगी, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके ये जो फाइनल आया है लेग डिस्टेंस वो है 0.278 pt मीटर, और इसमें जो टी की वैल्यू है वो IRC ने 2.5 सेकेंड रिकमेंड की है कि हमें 2.5 सेकेंड इतना जो है नॉर्मली टाइम, जैसे कि मैंने बताया था 0.5 सेकेंड से 3 to 4 सेकेंड लग जाते हैं, तो उसी का एक एवरेज, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, तो उसका एक एवरेज वैल्यू हमने ली है 2.5 सेकेंड सिर्फ स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए लैग टाइम में, रिएक्शन टाइम यानी कि हमारा इतना है। और फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग जो डिस्टेंस है ब्रेक हमारे फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है, और देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो हमारा जो है फ्रिक्शन कम होकर चला जाएगा। देखो जैसे कि स्पीड 80 से 100 के आसपास है तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो इतना है, तो यही वैल्यू फ्रिक्शन की जो वैल्यू है 0.35 से 0.4 तक ली जाती है। अब ये देखिए, मान लो कोई भी हमने एक रोड लेवल रोड हमने ले ली और उस पर हमें ये कैलकुलेट करना है, ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि क्या होगी, तो उसके लिए सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना होगा, और ब्रेकिंग डिस्टेंस L डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, तो सबसे पहले वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। वो क्या होता है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस, जहाँ पर F क्या है फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है उसने ब्रेक में L डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है, तो फ्रिक्शन फोर्स यानी कि F को हम F इंटू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, जहाँ पे F क्या है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्पीड पर डिपेंड करता है कि जितनी जगह स्पीड होगी उस पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिपेंड करेगा, और W क्या है, W इसका वेट ऑफ द व्हीकल, जो भी इस व्हीकल का वेट है वो। अब देखिए सबसे पहले हमें ब्रेकिंग फोर्स में क्या करना है, अभी के ये काइनेटिक पोजीशन में है यानी कि मूविंग पोजीशन में होने के कारण इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, हाफ mv², और m को हम क्या लिख सकते हैं, W/g के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारी ये जो काइनेटिक एनर्जी है हमें क्या करना है, ये हमें इसको स्टॉप कंडीशन में करने के लिए हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये एक तरह का वर्क डन हो गया, तो दोनों वर्क डन को हम इक्वल करेंगे यानी कि FW इंटू एल, ये FW इंटू एल वर्क हो गया, और ये काइनेटिक एनर्जी को रोकने वाला वर्क हो गया। तो इससे हम L की वैल्यू निकाल लेंगे, L इक्वल टू v²/2gf। L क्या है, हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है। तो हम जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी होगी कि ना, तो वो किसके बराबर होता है, लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस, और लेग डिस्टेंस हमने पहले ही कैलकुलेट की है v इंटू टी, और ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी आई है v²/2gf। तो हम इस तरह से ये कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला हो गया।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तो है लेवल सरफेस पर, लेकिन कभी कभी स्लोप देखने के लिए मिलता है। तो स्लोप पर क्या होता है, जो हमारा और भी ज़्यादा फ्रिक्शन के साथ एक एडिशनल फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा। अगर हमारा एंग परसेंट का ही स्लोप है, तब उस डब्लो के साथ एंग% की और मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि फ्रिक्शन के साथ साथ इतना और हमारा जो स्लोप का ग्रेडियंट है वो और ऐड हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम एल की वैल्यू इस कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फाइनल जो वैल्यू आती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, वो इस तरह से लेग डिस्टेंस और प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसमें एक एडिशनल फैक्टर इंक्लूड हो रहा है, ये वाला। जैसे कि ये अगर आपका स्लोप असेंडिंग है तो ये प्लस हो जाएगा, स्लोप असेंडिंग है तो प्लस, और अगर डिसेंडिंग है, नीचे की ओर जा रहा है स्लोप, तो ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस फॉर असेंडिंग और माइनस फॉर डिसेंडिंग। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जो मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, अगर ये वन वे रोड के लिए तो आपकी यही हो जाएगी, अगर ये एक 2 लेन के लिए तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं। और ये डिफरेंट स्पीड के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी इसमें प्रोवाइड की गई हैं बुक में। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू को भी बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पहले ही हमारा जो स्पीड ज़्यादा होती है तो हमें सेफ्टी पर्पज़ का और भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ब्रेकिंग में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, कुछ लैग रिएक्शन में हमें जल्दी से सोचना पड़ता है और जल्दी से ब्रेक अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा लेकर चलते हैं, क्योंकि जैसे कि हम इस फॉर्मूले में कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ये वी के प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे वेव स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी और स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। अब ये देखिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, वो साइड डिस्टेंस जो कि रिक्वायर्ड है सेफली अपनी व्हीकल को किसी दूसरे व्हीकल से अपनी व्हीकल से किसी दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए। जैसे कि ये देखिए, ये कोई कर्व है और इस पर ये व्हीकल आ रहा है, ये दूसरा व्हीकल है, या फिर यहाँ पर कोई और व्हीकल भी हो सकता है जिसकी ये स्लो स्पीड हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने व्हीकल से इसको ओवरटेक कर कर इससे आगे निकल सकते हैं। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये डिपेंड करती है किस पर, स्पीड पर, ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड पर भी। ओवरटेकिंग जो भी हम जिससे हम हमारा व्हीकल है और जो भी दूसरा स्लो मूविंग व्हीकल है, तो दोनों की स्पीड पर, और जो भी व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है उसकी स्पीड पर भी। फिर डिस्टेंस बिटवीन द, कि हमारे और ओवरटेकिंग व्हीकल की ओवरटेकिंग, और इसको बोलते हैं जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग व्हीकल। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पर भी, और ड्राइवर की स्किल और रिएक्शन टाइम पर भी। फिर रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, कि वो ओवरटेक जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन क्या है। फिर ग्रेडियंट ऑफ द रोड पर, क्या उस रोड पर इतना ग्रेडियंट है कि हम उस पर सेफली ओवरटेक कर पाएँ। अब देखिए, ओवरटेकिंग के लिए हम एक ग्राफ, एक फिगर को समझते हैं। देखिए, हमने इस फिगर में क्या किया है, ये हमारा A1 व्हीकल है जिसकी स्पीड अभी ज़्यादा है, और ये A2 क्या है, स्लो मूविंग व्हीकल है। ये ओवरटेकिंग व्हीकल और ये ओवरटेकिंग व्हीकल। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसमें ये स्टार्टिंग में ये व्हीकल है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम ओवरटेकिंग करना चाहते हैं, इसको ओवरटेक करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने सोचा कि हमें इसको ओवरटेक करना है, यानी कि कुछ टाइम रिएक्शन में इलैप्स हुआ। तो इस पोजीशन में, इस कंडीशन में क्या होता है, ये व्हीकल हमारा कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। लेट्स से ये D1 डिस्टेंस मूव किया। उसके बाद अब हमने क्या किया, अपनी व्हीकल को एक्सेलरेट कर कर फिर इसको व्हीकल को हमने ओवरटेक किया।
तो इस कंडीशन में हमारी जो डिस्टेंस मूव हुई है वो है d2। और अब जैसे कि हमने ओवरटेकिंग किया इस व्हीकल को, तो हो सकता है कि इस टाइम कंडीशन में कोई भी दूसरी साइड से कोई व्हीकल आ रहा हो और वो इस तरह से मूव कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने व्हीकल को इस तरह से मूव करें कि इसको हम ओवरटेक भी कर जाए और सामने वाले से कोलिजन भी नहीं हो। तो जो सामने वाला व्हीकल है हमारे ओवरटेकिंग परफॉर्मेंस के बीच में ये जो है कुछ डिस्टेंस से ये ट्रैवल कर रहा है जो कि है d3। तो ये पूरा जो टाइम है वो है d1 प्लस d2 और d3, ये हमारा हो जाएगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं d1 क्या है। तो ये जो d1 टाइम है ये किसके इक्वल होगा, vb इंटू टी। सबसे पहले जो हमारा व्हीकल है वो पहले अपनी स्लो स्पीड से चलेगा, जो व्हीकल है उसकी स्पीड से चलेगा क्योंकि वो स्लो मूविंग है तो अपना भी स्लो से ही चलेगा, और इंटू टी। और ये टी जो टाइम है ओवरटेकिंग टाइम है, ओवरटेकिंग में जो भी रिएक्शन टाइम है, तो इसके लिए ये कितना दिया हुआ है, ये रिकमेंड किया गया है आईआरसी के द्वारा 2 सेकेंड। और जैसे कि एसएसटी में हमारा जो टाइम था वो रिएक्शन टाइम कितना था 2.5 सेकेंड, और ओएसटी में ये कितना है 2 सेकेंड। तो ये d1 की वैल्यू vb इंटू टी। फिर सेकेंड हमारा आ जाता है इस पोजीशन से a2 से a3 हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, और जो बी व्हीकल है जो भी हमारा स्लो मूविंग व्हीकल है तो वो मूव कर रहा है b1 टू b2। तो सबसे पहले एक क्लियरेंस है दोनों के बीच में, और ये क्लियरेंस को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, और ये बी मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। तो ये दौरान इसने कितनी डिस्टेंस से ट्रैवल की बी, तो कितनी भी डिस्टेंस से ट्रैवल हुई d2 किसके बराबर है, d2 इक्वल टू बी प्लस 2s के बराबर है। और s की जो वैल्यू है, s का जो फॉर्मूला है वो है vb प्लस 6। ये आईआरसी का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि हमें इसके बीच में क्लियरेंस, जो दो व्हीकल के बीच में इतना क्लियरेंस मेंटेन करके चलेंगे। फिर अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो व्हीकल का एक्सेलरेट हो रहा है, तो हमें पता है स्पीड की कुछ फॉर्मूला है एक्सेलरेशन वाला, जो सेकंड फॉर्मूला है वो किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो इसमें वी टी है स्टार्टिंग में ये इनिशियल स्पीड है, और इनिशियली हमारी स्पीड किसके बराबर थी, स्लो मूविंग व्हीकल के बराबर, यानी कि वी बी के बराबर इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये टी कौन सा टाइम है, ये टी टाइम है जो भी हमने ओवरटेकिंग का एक्शन परफॉर्म किया, उस बीच में जितना भी टाइम लगा उसको हम टी से डिनोट करेंगे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए d2 के, एक तो b प्लस 2s, और एक जो भी हमारे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है उससे हमने निकाला vt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो b, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो b की जगह क्या है vbt, और 2s की जगह क्या है हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे हम s की 2s इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो उससे हमने t की वैल्यू निकाल ली। सो d2 किसके इक्वल हो जाएगा, वी बी टी प्लस 2s, या फिर हम इसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, वी बी टी प्लस 2s निकाल सकते हैं, या फिर 2s की जगह ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। फिर d3 वो टाइम है जो कि सामने दूसरी वाली डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहा था उसने ओवरटेकिंग टाइम के दौरान कितनी डिस्टेंस से ट्रैवल की, वो किसके बराबर होगा, v इंटू टी। सो फाइनल जो डिस्टेंस होगी ओएसटी की वो होगी d1 प्लस d2 प्लस d3, और d1 है ऐसे वैल्यू, ये जो स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड आएगी, फिर ये वाला एक पूरी डिस्टेंस हो जाएगा, और इसमें d3 में जो v आएगा ना वो किसके बराबर होगा, जो भी हमारा डिजाइन स्पीड है वो वाला स्पीड होगी, और टाइम ओवरटेकिंग टाइम होगा।
सो ये फाइनली OHT हम ये कैलकुलेट कर ली। कभी कभी क्या होता है, ये जो फ्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, तब हमें उसको कितना लेते हैं कि वो जो है कि जाएंगे स्पीड से -16 उसकी स्पीड कम है, तो V -16 kmph और मीटर पर सेकेंड में V -4.5 मीटर पर सेकेंड। और ये एक टेबल है जिसमें ओवरटेकिंग साइकिल्स की वैल्यू डिफरेंट स्पीड के साथ में डिफरेंट ओवरटेकिंग साइकिल्स की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें भी हम कहते हैं जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है ओवरटेकिंग साइकिल डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। और ये SSK के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज है, क्योंकि जैसे कि हमने इसमें देखिए SSK में हमने पढ़ा था, यहाँ पे 100 के लिए 180 वैल्यू थी और यहाँ पे 100 के लिए कितनी वैल्यू है 640। देखिए कभी कभी ओवरटेकिंग जोन भी बनाए जाते हैं, ये क्यू जोन बनाए जाते हैं जिससे कि सेफली ओवरटेकिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जा सके। तो ओवरटेकिंग सेफली ओवरटेक किया जा सके। और ये ओवरटेकिंग जोन अगर हम वन वे रोड के लिए ये किसके इक्वल होगा, D1 + D2, और टू वे रोड के लिए D1 + D2 + D3 के इक्वल होगा। अब जो हमारा डिजायरेबल कितना है और कितना मिनिमम कितना प्रोवाइड किया जाता है, ये 3 टाइम्स ऑफ D1 + D2 फॉर वन वे रोड, और टू वे रोड के लिए भी इतना ही है। लेकिन जो डिजायरेबल है वो हमारा 5 टाइम, यानी कि हम 5 टाइम चाहते हैं लेकिन मिनिमम हमें 3 टाइम्स को प्रोवाइड करना होगा। ये कुछ इस तरह से ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा ओवरटेकिंग मिनिमम जोन है, जो कि हमारी ओवरटेकिंग साइकिल्स कैलकुलेट किया उसका 3 टाइम्स किया तो ये पूरा उसका जोन हो जाएगा। इसके लिए कुछ फैंग पोस्ट भी लगाते हैं कुछ इस तरह से, ये ओवरटेकिंग साइकिल्स के बराबर होगी। एक ऊपर यहाँ पे फैंग पोस्ट, ये फैंग पोस्ट होता है कि यहाँ इसके बाद से ओवरटेकिंग जोन स्टार्ट होता है, यहाँ पर ख़त्म है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये लगाया जाता है। और उसके बाद फाइव डिस्टेंस है इंटरसेक्शन पे फाइव डिस्टेंस जब ऑब्स्ट्रक्ट होती है तब उसके लिए हम क्या करके हैं, इसके बीच में सेंटर में हम फाइव डिस्टेंस प्रोवाइड करके हैं, जिससे कि कॉलिजन को प्रोटेक्ट किया जा कॉलिजन से प्रोटेक्ट किया जा सके। और कभी कभी क्या होता है कि जो है प्रायोरिटी इंटरसेक्शंस होते हैं जहाँ पर एक माइनर रोड एक मेजर रोड को क्रॉस करती है, तब माइनर रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप और गिव वे साइन लगाया जाता है, जिससे कि प्रायोरिटी दी जा सके मेजर रोड पर। क्योंकि मेजर रोड को बहुत जगह ट्रैफिक को उस पर मूव कर रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत जगह सेफ्टी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम माइनर रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं बाय दिस साइन। और उसके लिए एक मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस ये 15 मीटर की ये जो पोस्ट हम लगाते हैं ना, तो वो हम जैसे कि कोई भी इंटरसेक्शन आया तो इंटरसेक्शन से 15 मीटर पहले ही यहाँ पर एक फैंग पोस्ट लगा दिया जाता है माइनर रोड पर, और इतनी डिस्टेंस पर अलॉन्ग द मेजर और करस्पॉन्डिंग डिजाइन स्पीड पर इतनी पर हम मतलब अलग अलग स्पीड पर अलग अलग डिस्टेंस पर हम ये प्रोवाइड करके हैं। और ज़्यादा स्पीड होगी तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पर, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा, तो ज़्यादा डिस्टेंस पर हम प्रोवाइड करके हैं। सो आज की वीडियो हम यहीं एंड करके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।